सबसे पहला वर्ड ही हमारे दिमाग में आ रहा है कि जलवायु किसे कहा जाता है। जलवायु क्या होती है? तो किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वहाँ पर जो वर्षा होती है, वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ पर हवाओं की दिशा कैसी है, मतलब इन सब की स्टडी करना ही जलवायु का अध्ययन करना होता है। समझ में आया आपको? अब हमारे दिमाग में बात आती है कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो बहुत छोटा सा अंतर है। देखिए, मौसम जो होता है ये एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की बहुत छोटी अवस्था होती है, एक छोटी सी स्टेट होती है जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, उसे क्या बोलते हैं? हम मौसम बोलते हैं। जबकि जलवायु जो होती है वो वायुमंडल की वो अवस्था होती है, वो स्टेट होती है जो लंबे समय तक समान रहती है, मतलब लगभग 25-30 साल तक समान रहती है। उस वायुमंडलीय अवस्था मतलब स्टेट को हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो छोटा सा अंतर था, आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत की जलवायु किस तरीके की जलवायु है। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है ये, तो ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है, इस चीज को समझ लो। एक एक वर्ड को हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय का यहाँ पर क्या मतलब है। उष्णकटिबंधीय का मतलब यहाँ पर यह है, आपको भारत की स्थिति पता है ग्लोब में, भारत का अधिकतम भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ग्लोब पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और भारत के देखिए बीचों बीच से होकर जाती है कर्क रेखा, हमको पता ही है। तो मतलब देखिए, भारत का अधिकांश भाग जो है वो कहां पर आ रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। इसीलिए यहां पर देखिए उष्णकटिबंधीय वर्ड यूज किया गया। अब देखिए सेकेंड वर्ड है मानसूनी। इस शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी भाषा के शब्द से। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम। मौसिम का देखिए अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशा का ऋतुओं मतलब सीजन के साथ बदल जाना, ये इसका मतलब होता है। तो भारत की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, ऋतु चेंज होती है, हवा की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आया आपको? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। आगे देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्थान या देश की जलवायु जो होती है, क्लाइमेट जो होता है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो स्थान किस अक्षांश मतलब लैटिट्यूड पर स्थित है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके कारण डिपेंड करता है कि उस स्थान की जलवायु कैसी है। अब देखिए, यहीं से एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश मतलब एक ही लैटिट्यूड पर स्थित है, तो उनकी जलवायु में डिफरेंस क्यों आता है? तो क्यों आता है डिफरेंस? क्योंकि देखिए उनके बीच में ऊंचाई का डिफरेंस है। शिमला जो है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है और अमृतसर कम ऊंचाई पर स्थित है। इसी वजह से देखिए वहां की जलवायु में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो समझ में आया आपको किन किन पैरामीटर्स पे देखिए डिपेंड करती है उस स्थान की जलवायु? ये क्लियर कर लिया हमने। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हमने बोला कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं। भारत में देखिए मानसून की उत्पत्ति यहां पर टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से होती है, जिसे टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। ओके, तो हम देखिए मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत ही डिस्कस करने वाले हैं पूरा। इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए हमने चक्रवात के वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है। तो चलिए एक बार जल्दी से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। और मैंने एयर का एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। जहां पर भी वातावरण में लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करने लग जाती है। क्लियर? तो ये देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे लेक्चर में यूज होने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भारत में ग्रीष्म ऋतु आती है, समर सीजन आता है, उस समय देखिए क्या होता है, सूर्य जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, मतलब कर्क रेखा के लंबवत होता है, जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। मतलब पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा और पूर्वी पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, यहां पर देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब यहां पर देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मतलब प्रेशर यहां पर कम हो जाता है,
इसीलिए यहाँ पर देखिए निम्न दाब मतलब एक लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। अब इसके विपरीत हिंद महासागर की बात करें तो वहां पर देखिए तापमान जो है वो कम होता है, और अगर तापमान मतलब टेम्परेचर अगर वहां पर कम है मतलब प्रेशर ज्यादा है। और मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था हवा जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध की पवनें जो हैं मतलब हाई प्रेशर वहां पर एरिया बना हुआ है तो वहां की पवनें लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने लग जाती हैं, मतलब भारत के स्थल भाग की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। चूंकि देखिए समुद्र के ऊपर से होकर आ रही होती है तो ये साथ में जलवाष्प मतलब पानी की मात्रा भी लेकर आती है। हिंद महासागर से आने वाली ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जब आगे बढ़ती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें और एक बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की। देखिए फ्रेंड्स, अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल भाग के पास पहुंचता है तो वो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी पहली शाखा जो है वो केरल राज्य में 1 जून के आसपास पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल राज्य में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकलता है कि जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं वो देखिए सबसे पहले पहुंच जाती है अंडमान निकोबार में लगभग 25 मई के आसपास। तो अगर आपसे देखिए राज्य पूछे तो उसमें केरल आएगा, और अगर आपसे देखिए केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी अगर वहां पर दे तो उसमें देखिए अंडमान निकोबार आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम बात कर रहे थे अरब सागर की तरफ से आने वाला देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें सबसे पहले कहां पर पहुंची, केरल राज्य में पहुंची। ठीक है, 1 जून के आसपास। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें देखिए भारत के जब पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो ये पश्चिमी घाट से टकराती है और जोरदार बारिश जो है हमको देखने को मिलती है। पहाड़ों की देखिए अत्यधिक ऊंचाई के कारण पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है वहां पर देखिए हमको वर्षा कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिमी घाट पर पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो देखिए तकरीबन अगर हम एवरेज बात करें तो लगभग है कितना, 1500 से 2000 मीटर। और जब ये पवनें पश्चिमी घाट तक पहुंचती है तो 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है और बारिश कर देती है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। वृष्टि छाया क्षेत्र में देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्थित होता है, इसीलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। आगे देखिए अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बॉम्बे से एंटर करती है लगभग 5 से 10 जून के आसपास, और ये मानसून देखिए नर्मदा तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत तक पहुंचता है और वहां पर देखिए अत्यधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। ये मानसून जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र को छूते हुए निकल जाता है, मतलब वहां पर उतनी अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग जो है वो देखिए इससे प्रभावित होता है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है, पर छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की तीसरी शाखा की। तो ये देखिए गुजरात के सौराष्ट्र से एंटर करती है भारत में और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। राजस्थान में देखिए कम मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है इसमें। जैसे ही ये पंजाब पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं ये अरब सागर से आ रही थी, उधर से देखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनके साथ में मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। तो समझ में आया आपको? ये 3 शाखा हमने डिस्कस करी। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में देखिए 92% वर्षा जो है वो उत्पन्न करता है। आगे देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें की। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी में मानसूनी पवनें पहुंचती है वो बंगाल की खाड़ी से देखिए आगे बढ़ते हुए म्यांमार तट और बांग्लादेश के कुछ भाग से टकराती है। पर यह मानसूनी पवनें जो है म्यांमार तट पर स्थित अराकन की पहाड़ियों से टकराकर देखिए 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी पहली बड़ी शाखा जो है वो देखिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पूर्व से एंटर करती है और आगे बढ़ते हुए गंगा के मैदान, पंजाब के मैदान तक पहुंचती है और वहां पर देखिए वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। और इसकी दूसरी शाखा जो है उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा उत्पन्न करती है। इसमें देखिए मेघालय में गारो पर्वत शिखर पर स्थित मौसिन राम में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मौसिन राम वो स्थान है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है।
विश्व की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम में। कहां पर स्थित है ये? मेघालय में स्थित है। मौसिनराम जो है ये भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहाड़ों की जो आकृति है वो कीप के आकार की है, इस वजह से यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो ये देखिए हमने फ्रेंड्स मानसून के आने की कहानी को समझा। अब इसके बाद देखिए मानसून के जाने की भी कहानी है, वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब भारत में देखिए शीत ऋतु का समय आता है, विंटर सीजन आता है, तब भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर तापमान कम हो जाता है। अगर तापमान कम हो रहा है मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। और इसी के विपरीत देखिए विंटर सीजन में सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, मकर रेखा के बिल्कुल लंबवत होता है। तो हिंद महासागर में देखिए मकर रेखा के ऊपर स्थित होने के कारण वहां पर तापमान जो है वो बढ़ जाता है। वहां पर तापमान अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, वहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व से पवनें जो है वो हिंद महासागर की तरफ चलने लग जाती है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है उत्तर पूर्व मानसून की। देखिए इसका मैक्सिमम भाग जो है उत्तर पूर्व मानसून का वो स्थल से होकर जाता है, पर उत्तर पूर्व का कुछ भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है। बंगाल की खाड़ी से देखिए जब ये होकर जाता है तो जलवाष्प की कुछ मात्रा ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण अक्टूबर नवंबर में देखिए आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में और नवंबर दिसंबर में देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। इसमें देखिए उत्तर पूर्व मानसून की 50 to 60% वर्षा जो होती है वो सिर्फ तमिलनाडु में ही देखने को मिलती है। तो उत्तर पूर्व मानसून से देखिए तमिलनाडु में वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एक फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली जो शाखा है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और सेकंड कारण क्या है? तमिलनाडु का तट जो है ये देखिए बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें हैं उसके समानांतर है। इस वजह से देखिए ये वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है। ये दो इंपॉर्टेंट कारण है, देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर वर्षा और बर्फबारी मतलब हिमपात देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम समझ लेते हैं। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर वर्षा और बर्फबारी हमको देखने को मिलती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इसको समझिए। देखिए ये भारत के शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान है जो कि भूमध्य सागर और अंध महासागर से नमी प्राप्त कर कर उठता है और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब वाले क्षेत्र में वर्षा करता है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र में बर्फबारी उत्पन्न करता है। समझ में आया आपको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये एक प्रकार का तूफान है जो कि कहां से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर, अंध महासागर से उत्पन्न होता है और देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आकर वर्षा और बर्फबारी उत्पन्न करता है। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये देखिए गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की फसल जो है ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसलें जो है वो कम तापमान में बोई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें होती है रबी की? जैसे कि गेहूं, मटर, सरसों, चना, ये सभी देखिए रबी की फसल होती है। इसकी अगर विपरीत हम बात करें तो मानसूनी वर्षा के समय में खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास, ये सभी देखिए खरीफ की फसलें हैं। तो ये देखिए डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद देखिए भारत में हम वर्षा के आंकड़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भारत में औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर होती है। भारत के 35% भाग पर 75% से कम वर्षा देखने को मिलती है। सबसे अधिक वर्षा कहां पर देखने को मिलती है? सबसे अधिक मतलब यहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक। कहां पर? पश्चिमी घाट, मेघालय और उत्तर पूर्व का देखिए उप हिमालयी क्षेत्र जो है यहां पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। मेघालय के कुछ हिस्सों में तो देखिए 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। सबसे कम वर्षा वाले स्थानों की बात करें मतलब जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो कौन कौन से स्थान है? पश्चिमी राजस्थान वाला भाग और लद्दाख वाला भाग। यहां पर देखिए भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो दर्ज की जाती है।
आगे देखिएगा, जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती जो है वो की जाती है। जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर देखिए गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है। भारत का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है एज कंपेयर टू पश्चिमी भाग के, इसीलिए भारत के पूर्वी भाग में चावल जो है वो ज्यादा मात्रा में बोया जाता है और पश्चिमी भाग पर देखिए गेहूं की फसल ज्यादा बोई जाती है। क्लियर हुआ? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होता है तब मानसून के आने से पहले बिहार और बंगाल के क्षेत्र में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। इसे क्या कहा जाता है? फुहार कहा जाता है। ये वर्षा आम की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, इसीलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आम्र वर्षा किसे कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु जब खत्म हो जाती है, मानसून जब आने वाला होता है, जस्ट उससे पहले आने वाली वर्षा आम की फसल के लिए देखिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से पूरा विजुअलाइज करके देखिए हमने समझा है, आपके दिमाग से कभी भी देखिए ये सब चीजें नहीं जाने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? मतलब भारत का सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा जो है वो यहीं पर ही दर्ज की जाती है। औसतन वार्षिक वर्षा जो है विश्व स्तर पर भी सबसे ज्यादा मौसिनराम में ही दर्ज की जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। देखिए सबसे सूखा स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है वो स्थान है लद्दाख का, देखिए लेह। तो यहाँ पर बी आंसर। भारत के धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं? मतलब कितने सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर धान की खेती की जाती है? तो देखिए वो राज्य कौन से हैं? 100 सेंटीमीटर से जहां पर अधिक वार्षिक वर्षा होती है वहां पर देखिए धान की खेती की जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। देखिए मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए आंसर सही होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं। तो फ्रेंड्स भारत में देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और देखिए आगे बढ़ता हुआ ये उत्तर पूर्व तक अपना इफेक्ट दिखाता है। तो फ्रेंड्स दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, यहाँ पर डी आंसर जो होगा वो सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। देखिए भारत में उच्च ताप हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में जिसके कारण प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और इसके विपरीत हिंद महासागर में देखिए प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं जो है वो भारत के स्थल भाग की तरफ चलने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किस राज्य में देखिए सबसे पहले मानसून का आगमन होता है? केरल में। केरल तट पे देखिए मानसून सबसे पहले पहुंचता है 1 जून को। अगर हम बात करें 25 मई को देखिए पहुंच जाता है अंडमान निकोबार में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी मिले तो वहां पर वो आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए सबसे सूखा स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है वो स्थान है लद्दाख का, देखिए लेह। सी आंसर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहां पर पाया जाता है फ्रेंड्स? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पश्चिमी जो अपना भारत का हिस्सा है वहां पर देखिए सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, उसमें स्पेशली राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। डी आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में देखिए मानसून कब देखने को मिलता है? नवंबर एंड दिसंबर में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि शीतकाल में देखिए क्या होता है, भारत के उत्तर पूर्व भाग पर तापमान जो है वो कम हो जाता है। तापमान अगर कम होगा मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसी के विपरीत हिंद महासागर में देखिए टेम्परेचर अधिक होता है तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, और हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। तो मैक्सिमम हवाएं जो है देखिए स्थल भाग से होकर जाती है, पर इसका कुछ भाग जो है देखिए वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर जाता है जो जलवाष्प ग्रहण कर लेता है। और नवंबर दिसंबर के महीने में देखिए तमिलनाडु में हमको वर्षा देखने को मिलती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था किसी स्थान या किसी देश की जलवायु जो है ये देखिए भिन्न भिन्न कारकों पर डिपेंड करती है,
उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो कितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हमने डिस्कस करे थे। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस ये है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर देखिए ऊंचाई में भिन्नता के कारण यहाँ पर जलवायु जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो अरब सागर से देखिए आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट प्रभावित होता है, दक्कन पठार भी प्रभावित होता है, मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है, पर छत्तीसगढ़ बेसिन को छूता हुआ निकलता है वो। तो इतना अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ बेसिन में। तो यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत को देखिए सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। हमने बात करी थी 90 से 92% देखिए वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सी आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्व देखिए मानसून से सबसे अधिक वर्षा देखिए तमिलनाडु प्राप्त करता है। सी आंसर। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है? देखिए सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है, मेघालय में होती है, और उप हिमालय क्षेत्र जो कि हमने अरुणाचल प्रदेश का डिस्कस करा था, वहां पर सबसे अधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? देखिए फ्रेंड्स 200 मिलीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 सेंटीमीटर बनेगा। और 20 सेंटीमीटर वर्षा मतलब सबसे कम वर्षा कहां पर देखने को मिलती है? लद्दाख के क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख के क्षेत्र में देखिए हमको सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर बी आंसर सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? देखिए शीतकाल में वर्षा जो है वो भारत के देखिए उत्तर पश्चिम भाग पर देखने को मिलती है। किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा देखने को मिलती है। इसमें एक अपवाद है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भाग। ए आंसर। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। तो तमिलनाडु में देखिए वर्षा देखने को मिलती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। सी आंसर। हमने देखिए अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने थ्योरी सेक्शन ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से बन रहे होंगे। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो हमने डिस्कस करा था 35% भाग पर देखिए फ्रेंड्स 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु देखिए कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ में हवा की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए मानसूनी शब्द जो है वो यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानसूनी जलवायु है। गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? देखिए मौसम अगर गर्म होगा तो दाब निम्न हो जाता है, और सबसे अधिक देखिए गर्मी देखने को मिलती है भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर। तो देखिए पश्चिमोत्तर भारत में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है, इस वजह से वहां पर दाब जो है वो कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में देखिए कहां पर भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा देखने को मिलती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। सी आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से देखिए तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि क्या कारण है कि देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में आता है, ठीक है, यहाँ से भारत में जब इंटर करता है वो, तब तमिलनाडु जो है वो देखिए सूखा रहता है। इसका कारण क्या है? तमिलनाडु का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना, यही इसका कारण है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो देखिए सबसे पहले कहां पर पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून? केरल तट पर पहुंचता है। 1 जून के आसपास देखिए पहुंचता है केरल तट पर। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर देखिए केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो देखिए 25 मई के आसपास पहुंच जाता है अंडमान निकोबार पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा भारत के देखिए स्थल भाग की तरफ आती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो देखिए सबसे पहले 25 मई के आसपास पहुंच जाती है अंडमान निकोबार पर। तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देश का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर अरब सागर से आने वाले मानसून के कारण और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है, उन दोनों के कारण देखिए वर्षा देखने को मिलती है? तो वो स्थान है देखिए पंजाब।
हमने देखिए इसको अच्छे से डिस्कस करा था फ्रेंड कि अरब सागर की देखिए तीसरी शाखा जो है वो कहाँ से एंटर करती है, सौराष्ट्र से एंटर करती है गुजरात के, और आगे बढ़ते हुए पंजाब तक पहुँचती है। और देखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के साथ मिलकर जोरदार बारिश करती है पंजाब में। ठीक है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा देखने को मिलती है पंजाब में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर, तो वहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि भारत अगर देखिए इस भूमध्य रेखा पर स्थित होता तो मतलब भारत में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता तो प्रेशर कम होता। इस वजह से देखिए भारत में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती, तो अधिक ताप होने की वजह से अधिक वर्षा देखने को मिलती भारत में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। समझ में आया आपको? ये देखिए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? तो पुणे की स्थिति फ्रेंड्स आप देखेंगे, बॉम्बे यहाँ पर पड़ता है, पुणे यहाँ पर पड़ता है, तो पुणे जो है ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। इस वजह से देखिए यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है और बॉम्बे में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? देखिए कोलकाता में वर्षा होती है, मैंगलोर में भी होती है, देखिए दिल्ली में भी होती है। चेन्नई जो है ये देखिए तमिलनाडु की राजधानी है और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव तमिलनाडु पे नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर चेन्नई में देखिए सबसे कम वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम में होने का कारण है। तो मौसिन राम में देखिए सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है, उसका कारण क्या है? वहां पर देखिए पहाड़ियों की कीपकार आकृति, इस वजह से देखिए वहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो चेन्नई में देखिए ठंड के टाइम में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। बी आंसर। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेफोमीटर से बादलों की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखिए कोरोमंडल तट पर वर्षा देखने को मिलती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देखिए कहां पर वर्षा देखने को मिलती है फ्रेंड्स? पंजाब में। बी आंसर यहां पर सही होगा। भूमध्य सागर से उठा देखिए तूफान आगे बढ़ता है, भारत पहुंचता है, क्या कहलाता है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की तरफ आते जाते हैं तो देखिए मानसून की अवधि जो है वो घटती जाती है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यहां से देखिए उत्तरी मैदानों की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल घटती जाती है। दोनों पॉइंट यहां पर देखिए बिल्कुल सही होंगे, तो एक और दो दोनों, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए अक्षांशों पर डिपेंड करती है, बिल्कुल समुद्र से निकटता पर भी डिपेंड करती है, महासागरीय धारा का देखिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सी आंसर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि है। दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि क्या है? जून से सितंबर। ये आंसर। आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बिहार और पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो कि आम की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो यहां पर बिहार और पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन है भारत के पूर्व में चावल की खेती अधिक होती है। तो भारत के देखिए पूर्वी भाग में चावल की खेती अधिक होती है। कारण इसका यह है कि भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। भारत के देखिए पूर्व में, ये भारत है तो इसके देखिए पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है, इस वजह से वहां पर चावल की खेती अधिक होती है। तो कथन बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है, और कारण जो है वो देखिए कथन की यहाँ पर सही व्याख्या करता है। तो कथन सही है और कारण उसकी व्याख्या करता है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मौसम राम में देखिए अत्यधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि वहां पर कीपकार आकृति है पहाड़ों की, प्लस वहां पर आर्द्रता बहुत ज्यादा है। तो आर्द्रता अधिक होने के कारण, ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण वहां पर वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। इसी के विपरीत अगर रेगिस्तान की बात करें
तो वहां पर देखिए फ्रेंड्स, निम्न आर्द्रता के कारण बादल जो है वो नहीं बरसते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे जलवायु से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। एग्जाम में देखिए भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए अगर आपने उसे अच्छे से सॉल्व कर लिया तो कभी भी आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।